अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो बताइए भावना, डॉक्टर यूजली चेकअप कैसे करता है? अगर अमित फीवर है तो बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे। Okay. और अगर आप अनईजी फील कर रहे हैं तो शायद ब्लड प्रेशर। बिल्कुल, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड टेस्ट, इतनी सारी जांचें हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मानसिक सेहत की जांच करनी हो तो डॉक्टर क्या करते हैं? आइए इस विषय पर फोकस करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निष्ठा चावला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साइकियाट्रिस्ट, एम्स नई दिल्ली से। तो डॉक्टर निष्ठा, फिजिकल हेल्थ जानने के लिए तो शायद हम सभी जानेंगे कि ग्लूकोमीटर भी है, ब्लड प्रेशर की मशीन है, ब्लड टेस्ट करा लो, ये इन्वेस्टिगेशन, इको, ट्रेडमिल। मेंटल हेल्थ कैसे आप जांचते हैं? देखिए, जो मेंटल हेल्थ है उसका असेसमेंट फिज़िकल हेल्थ से बहुत सिमिलर है। जैसे डॉक्टर के पास अगर हम जाएं कि खांसी है या सांस फूल रहा है तो डॉक्टर पूछेंगे कब से है, कैसे बढ़ता है, कब कम होता है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ जी। तो साइकाइट्री में या मेंटल हेल्थ असेसमेंट में भी हम वैसे ही जो डायग्नोसिस होता है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में ही मोस्टली हम एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेते हैं कि क्या बीमारी हो सकती है। पर मेंटल हेल्थ का कोई ब्लड टेस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेंटल हेल्थ, ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल अक्सर हम क्लिनिक में देखते हैं जब पेशेंट्स आते हैं कि कोई ब्लड टेस्ट है या कोई इमेजिंग एमआरआई है जो आप कराएं जिससे पता चले ये क्यों हो रहा है। जी। तो कोई ब्लड टेस्ट डायग्नोस्टिक नहीं होता है। नॉर्मली हिस्ट्री और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से हम पेशेंट की मेंटल हेल्थ या साइकाइट्रिक इलनेस को समझते हैं। लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि पहले हम इस चीज़ को समझें कि हमें आपके पास कब आना है, तो वो कौन सा समय है, कब हमें आपको अप्रोच करना है? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ जो समझने को है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई साइकाइट्रिक इलनेस नहीं है तो हम मेंटली हेल्दी हैं, बट ऐसा नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताती है कि मेंटल हेल्थ अच्छी होने का मतलब है ना सिर्फ बीमारी ना होना, बट डे टू डे अपने स्ट्रेसर से कोप कर पाना। डे टू डे स्ट्रेसर मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, जैसे सुबह टाइम से उठना, सारे बिल भरना, काम पे जाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, ये हमारे रोज़ के स्ट्रेसर्स हैं। तो इसको जो इफ़ेक्टिवली कोप कर पाएँ और जो अपना प्रोडक्टिविटी उनकी हो, अपने काम में फोकस कर पाएँ। जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ तो क्लिनिक में जाके मरीज देखना, मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाना, कोई होम मेकर है तो घर की सारी जिम्मेदारियां जो उनके सिर पे उसको मतलब निभा डॉक्टर पाना। साहब, अगर कहीं कोई लक्षण आता है मानसिक सेहत का जहां पर मैं रोजमर्रा के काम उतने अच्छे से नहीं कर रहा हूं जैसे करता हूं, इससे पहले कि व्यक्ति साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, क्योंकि आसान तो नहीं है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना, व्यक्ति का खुद का इंपॉर्टेंट रोल है, उसके परिवार का रोल है, वो कौन से साइन पकड़ें? तो कई बार मैं कहूँगी 95% ऑफ द टाइम पेशेंट खुद समझते हैं, उनको इंसाइट या अवेयरनेस होती है कि बीमारी है। तो एक चीज़ होती है मूड, जो हम समझते हैं कि मूड अच्छा नहीं है या बहुत चिड़चिड़ा महसूस हो रहा है या बहुत घबराहट हो रही है, तो एक मूड का चेंज है जो इंसान खुद परसीव कर लेता है। एक थॉट में चेंजेस कि मुझे बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, कंटिन्यूसली चिंता हो रही है या नेगेटिविटी आ रही है। तो ये चीज़ें हैं जो हम खुद अक्सर समझ पाते हैं। कुछ सीवियर बीमारियां जो 1 से 2% केस होते हैं, जब पेशेंट को इंसाइट नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती कि मैं बीमार हूँ, तो घर वाले उनके बिहेवियरल चेंजेस हैं जो उनमें बर्ताव में बदलाव आ रहे हैं वो समझ पाएँ कि बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत चुप रहने लगा है। तो इस तरह के लक्षण जो हम पकड़ सकते हैं। ओके, तो जब आप इवैल्यूएशन करते हैं मेंटल हेल्थ का, तो क्या उसमें एज फैक्टर, जेंडर फैक्टर, ये सब भी मायने रखता है? बिल्कुल। तो हर बीमारी का हम नॉर्मली देखते हैं कि एज ऑफ ऑनसेट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो हम देखते हैं वो लेट टीन्स, अर्ली 20s इसमें शुरू हो जाती हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उससे पहले या बाद में नहीं हो सकती, बट एक यूजुअल एज ऑफ ऑनसेट होता है। तो कुछ बीमारियां हैं जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती हैं, तो हम उस हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं। कुछ बीमारियां हम समझते हैं कि ज़्यादा उम्र होने पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जेंडर ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर साहब, जब कोई व्यक्ति आता है साइकियाट्रिस्ट के पास, उसे ये लगता है कि साइकियाट्रिस्ट उसका माइंड भी रीड कर लेगा, ऐसा होता है? बिल्कुल, ये एक सवाल है जो अक्सर हमें पूछा जाता है कि क्या आप हमारा दिमाग पढ़ सकते हैं? तो हम आपका दिमाग आपके स्पीच से पढ़ सकते हैं, आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा। तो आप किस तरह से बात कर रहे हैं, ना सिर्फ आपका कंटेंट थॉट का कि बातों में नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी है, बट आप एक थॉट से अगले थॉट की तरफ कैसे जा रहे हैं, आप आर्टिकुलेट कैसे कर रहे हैं। मतलब एक मनोचिकित्सक एक व्यक्ति के थॉट्स को इवेल्युएट कर सकता है, उनसे बातचीत करके। ओके, यानी आप इस समय हमें भी इवैल्यूएट कर पा रही होंगी। लेकिन फिर ये जो धारणा बन गई है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ब्रेन से जुड़ा है, मैं एमआरआई करा लूं, और एडवांस्ड इमेजिंग इतनी आ गई है मेडिकल साइंस में, तो एमआरआई का भी कोई रोल होता है?
देखिए MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, जैसे कि मैंने कहा, इनका डायग्नोसिस में आमतौर पे रोल नहीं होता है। बट कई बार हमें अगर कुछ रूल आउट करना है, मान लीजिए कोई बेहोश हुआ, तब हमें लगता है कि हाँ हम देखें, क्योंकि वो मानसिक रोग में नॉर्मली नहीं होता, तो क्या हमें इमेजिंग की ज़रूरत है। तो कई बार, या किसी को बहुत घबराहट है, हमें दिख रहा है कि पैलर है, तो इनका हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लें। तो नॉर्मली डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड टेस्ट, MRI ये नहीं करते हैं। कभी कभी किसी किसी केस में कुछ और चीज़ें रूल आउट करने के लिए हम जांचों पे जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ट्रॉमा से गुजरा हो, जब वो आपके पास आता है, तो उसको किस तरीके से आप इवेल्युएट करते हैं और किन किन मतलब पॉइंट्स पर आप लोग उस पर ध्यान देते हैं? देखिए, ट्रॉमा, पहले तो किस प्रकार का ट्रॉमा था, उसके मायने पेशेंट के लिए क्या हैं, वो सबसे ज़रूरी है समझना। उसके आसपास सपोर्ट कैसा है, लोग क्या समझते हैं, लोगों से वो कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं, और फिर वो ट्रॉमा पे रिएक्शन कैसा दे रहे हैं। कई अक्सर जो ट्रॉमा होते हैं, जो कॉमन ट्रॉमाज होते हैं, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि धीरे धीरे इंसान अडेप्ट होता है। नॉर्मल टेंडेंसी होती है दैट वी अडेप्ट टू जो भी हम ट्रॉमा से गुजरे। कई बार जब वो अडेप्टेशन नहीं हो पाती, फिर हम जाते हैं कि कहीं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या कोई और स्ट्रेस डिसऑर्डर। पर डॉक्टर निष्ठा, अगर व्यक्ति आता है और उसे लगता है कि कुछ मानसिक सेहत के लक्षण हैं, बड़ा ज़रूरी है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करे, क्योंकि आप पेशेंट की हिस्ट्री से ही एग्जामिन करते हैं। पर वो विश्वास कैसे आए कि मैं अपने साथ हुआ कोई हादसा या अपने जीवन की बातें आपके साथ शेयर करूं? ये आपने बड़ी ज़रूरी चीज़ कही, क्योंकि साइकाइट्रिक हिस्ट्री में बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लोग शेयर करते हैं, अपनी बहुत पर्सनल बातें शेयर करते हैं। तो यूजुअली अगर हम उन्हें अच्छा वक्त दें, उन्हें समझाएं, तो कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिलेशनशिप, तो वैसे ही पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में भी कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। तो उनको समझाना, उनको विश्वास दिलाना, कॉन्फिडेंशियलिटी का विश्वास दिलाना कि अगर मरीज की हमें पता है जान को खतरा नहीं है, तो जो भी वो डिस्कस करते हैं वो कॉन्फिडेंशियल डिस्कस करके अगर आपको लगा कि मरीज को मान लो बाइपोलर है, शिजोफ्रेनिया है, एंजाइटी, मानिया, फिर आप कैसे कम्युनिकेट करते हो कि उसे बीमारी है? नॉर्मली हम उनको एजुकेट करते हैं बीमारी के लक्षणों के बारे में। जैसा मैंने बताया, इंसाइट अगर होती है तो पेशेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि वो समझ रहे हैं हाँ सिम्टम्स हैं। अगर बहुत सीवियर है, पेशेंट को अभी लगता है नहीं मुझे बीमारी नहीं है, कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जो फिजिकल इलनेसेस से थोड़ा अलग है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो एक सिग्निफिकेंट हिस्ट्री फैमिली मेंबर्स भी देते हैं। तो ये जो भी आपने प्रोसेस बताया, क्या इसी को टॉक थेरेपी कहा जाता है? टॉक थेरेपी आम भाषा में कई बार टॉक थेरेपी या काउंसलिंग हम कह देते हैं, बट ये जनरली एक साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन डायरेक्टली उसका पार्ट है। अगर हम थेरेपी पे जाएं तो डिफरेंट तरह की थेरेपी होती हैं, जो कई बार बीमारियों में हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बहुत साइंटिफिक एविडेंस है, जैसे CBT एक बड़ा आम जो हम अक्सर सुनते होंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि हम उनके थॉट्स पे काम करें जिससे उनके इमोशंस और बिहेवियर में चेंजेस ला सकें। तो डॉक्टर साहब, एक तो रहा कि कम्युनिकेशन थेरेपी, उसके बाद अगर जैसे हम सुनते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन, डोपामीन है, हैप्पी हार्मोन, तो फिर दवाइयों का रोल कब आता है? दवाइयों का रोल, ट्रीटमेंट 3 तरह के ब्रॉडली होते हैं। तो दवाइयाँ होती हैं जिसमें हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो भी डायग्नोसिस है उसके हिसाब से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं जिस पे बहुत एविडेंस है, वो देते हैं। कई बार माइल्ड केसेस में जब हमें लगता है दवाइयों के बगैर भी हम ट्राई कर सकते हैं ट्रीटमेंट, तो साइकोथेरेपी, जिसको आम भाषा में हम काउंसलिंग या टॉक थेरेपी जो आप कह रहे थे कहते हैं, तो वो भी अलग अलग तरह की साइकोथेरेपीज अलग अलग बीमारियों के लिए प्रूव्ड है। और एक तीसरा इलाज होता है न्यूरोमॉड्यूलेशन, जिसमें हम डायरेक्टली ब्रेन को स्टिम्युलेट करते हैं, जो ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन, जिसमें हम चुंबकीय स्टिम्युलेशन से इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है। बिल्कुल सेफ है। अब बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। पहले के ज़माने में या जो पुराने मूवीज़ में कई बार लोग देख के घबरा जाते थे कि ECT से पता नहीं क्या होगा, करंट लगाएंगे, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। पेशेंट को बेहोश करके दिया जाता है ECT, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। नॉर्मली जब रेजिस्टेंट केसेस हैं, बहुत सीवियर केसेस हैं, उसी में हम जाते हैं, फर्स्ट लाइन यूजुअली नहीं देते हैं। तो एक तो हो गई थेरेपी, दूसरे हो गए मेडिसिन जो आप देते हैं, देन आपसे वो जो बातचीत करते हैं, इसके अलावा क्या कोई चौथी चीज़ भी है जो इवैल्यूएशन के दौरान आप उनको प्रिस्क्राइब करते हैं या उन्हें करने के लिए कहते हैं? एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ माइंड बॉडी इंटरैक्शन। हमारी जो बॉडी है उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, वैसे ही माइंड की एक्सरसाइजेज होती हैं। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड की तरफ ले जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था इनकरेक्टली वाला, which word is spelled incorrectly, that helps? That helps. Okay. So physical activities,
डीप ब्रीदिंग, टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, टेकिंग केयर ऑफ सोशल कैपिटल। आज के ज़माने में हम हमेशा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पैसा है कहाँ लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं। तो वैसे ही अपनी सोशल कैपिटल इन्वेस्ट करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, अपना सोशल सर्कल बढ़ाना, वो भी बहुत तो फायदा। डॉक्टर साहब, एक अगर अच्छी सेशन गई, कैसे आप सुनिश्चित करते हैं कि वो व्यक्ति दोबारा आए, क्योंकि आसान नहीं है वो साइकेट्रिस्ट से दोबारा सिटिंग ले। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डू यू इंश्योर फॉलो अप? सो वी इंश्योर फॉलो अप, एक तो पेशेंट से, जैसे कि उन्हें कहा, कम्युनिकेट करके। अगर उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको पहले से इन्फॉर्म करके दवाइयाँ कब तक चलेंगी, उनके क्या एंटीसिपेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट को लगता है साइड इफ़ेक्ट होगा, दवा छोड़ देते हैं। अगर वो पहले से समझें ये मेरी बीमारी है, ये मुझे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो अपने आप ठीक भी हो जाएंगे, तो अक्सर फिर उनका विश्वास बनता है, ट्रस्ट बनता है, और फिर उम्मीद होती है। So you evaluated us for now 12 minutes. Are we both mentally healthy? Absolutely. Thank you. But we'll still come for, we'll still call you for a follow-up after a few weeks. Thank you so much for joining us, Dr. Thank Nishta. you. Thank you Thank very you so much. Thank you.